एक मौका होगा पाकिस्तान के पास सॉफ्ट इमेज अपना बढ़ाने का, कि दुनिया में जो लोग आपने देखे हाल ही में कि जो वर्ल्ड कप्स हैं इनको हासिल करने के लिए कितने कितने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो खेलों के बहाने अपने मुल्क को प्रमोट कर सकें। तो ये हमारे पास एक मौका होगा, इसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए और बैनुल अक़वामी मेयार की अपनी सलाहियत आलमी सतह के खेलों के मुकाबले मुनक़्क़द करने की साबित करनी चाहिए। इसी तरह जो नेशनल यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसको हमने पिछले साल प्लानिंग कमीशन से भी चलाने की कोशिश की थी। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज हमारे नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है और उस बेरोज़गारी को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि उनको हम मार्केटेबल स्किल्स दें। वो डिग्री ले आते हैं लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं होते कि जो मार्केट से रिलेट कर सकें। सो हमने गालिबन बाइख्तियार नौजवान बाइख्तियार था भाई, बाइख्तियार नौजवान के नाम से वो प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका मकसद ये था कि प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को इंगेज किया जाए, नौजवानों को वहाँ प्लेस किया जाए और फिर बिलखसूस जो हमारे PhD हर प्रोजेक्ट के अंदर ये लाजम किया जाए कि वो नौजवानों को इंटर्नशिप भी दें आउट ऑफ देयर कॉन्टीजेंसी फंड्स। उनके पास बेशुमार होते हैं, खा पी जाते हैं, तो उससे भी कई हज़ार नौजवानों को वो इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि हम नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर इस साल लॉन्च करें ताकि इससे हम नौजवानों की बेरोज़गारी ख़त्म करने में उनकी मदद करें। और इसी तरह जो ख़ास तौर पे पसमानदा इलाके हैं, बलूचिस्तान जैसा सूबा जो है, इसे हमें ख़ास तौर पे टारगेट करना चाहिए कि जहाँ पर लोग नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, हम इन नौजवानों को पॉजिटिवली इंगेज करें, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम में रोज़गार से मुंसलिक करें ताकि वो अपने मुल्क के लिए किरदार अदा कर सकें। इसी तरह PVMC जो है, इसका भी एक बेहद अहम रोल है और मैं समझता हूँ कि जो अपने शोबे के स्टैंडर्ड्स हैं उनको एजुकेशन के लिए और अपने सेक्टर के लिए, अब देखें ना पाकिस्तान कितना अनफॉर्चुनेट है कि इतना बड़ा हमारा पोटेंशियल है, हम ना दुनिया में कहीं लाइफ स्टॉक में है, ना कहीं डेयरी में है, ना किसी चीज़ में है। दुनिया में Pakistan is the 5th largest milk producer country, but if you look at the per animal yield, that is lowest. 1500 लीटर फी जा रहे हैं, क्योंकि कितना है 700। इसराइल कितनी कर रहा है 13,000 तक पहुंच गया है, 13,000 लीटर तक पहुंच गया है। 11,000 तो एवरेज होगी ऑलमोस्ट दुनिया में वो लोग, यानी अच्छे मुल्क जो हैं वो तो, और कुछ नहीं 7-8 हज़ार तो चली जाती है हर जगह। हम 1000 से नीचे बैठे हैं, तो कितना लम्हा फ़िक्री है कि इतना अल्लाह ताला ने हमें इंडाउमेंट दिया है। अगर हम सिर्फ इसको दुगना ही कर लें, आप देखें गुर्बत पे इसका क्या असर होगा, और मे बी इमीडिएटली विल बिकम द नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। इसी तरह फुट एंड माउथ डिजीज़ है, क्या कुछ है, के लिए तैयार नहीं। तो इन चीज़ों पे आई थिंक वी नीड टू रियली, जो हमारे प्रोफेशनल इदारे हैं उनके साथ मिलकर इन सेक्टर्स को रीवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे इकॉनमी के भी बड़े पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये मीशत हमारी खड़ी हो सकती है, रूरल मीशत। इंडिया इस वक्त अगरचे वहाँ गाँव में आता है, वो शायद हमसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करा दुनिया को, हम जो है किसी गिनती शुमार में नहीं है। सो जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आप रेगुलेट करें, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को भी इस मामले में, जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना है, आपका काम ये भी है कि आपने इंजीनियरिंग एजुकेशन में एक्सलेंस लेकर आनी है। आपका काम ये भी है कि आपने अपने डोमेन को दुनिया से हम आहंग करना है, और वो आप ऐसे ही कर सकते हैं ना कि जो आपकी एजुकेशन हो रही है, जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके अंदर इस तरह की आप तरबियत दें। अब मिसाल के तौर पे हर वेटनरी यूनिवर्सिटी को ये टास्क होना चाहिए
कि योर जॉब इज़ नॉट टू प्रोड्यूस डिग्रीज, योर जॉब इज़ टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी। अब हमारे यहाँ एक वेटनरी कॉलेज है, उनको मैंने कहा है कि भाई मुझे आपका फ़ायदा तब होगा कि अगर हमारे ज़िले में आपके ज़रिए एक पोल्ट्री का क्लस्टर डेवलप हो, मुझे फ़ायदा तब होगा कि आपके ज़रिए जो डेयरी का क्लस्टर है वो वैल्यू एडिशन हो, मुझे आपका फ़ायदा तब होगा कि जब लाइफ स्टॉक का क्लस्टर जो है वो इम्प्रूव करे। लेकिन अगर आपने एक आइवरी टावर बना के वहाँ पे सिर्फ लेक्चर देने हैं और डिग्रियाँ बांटनी हैं, तो उसकी तो मुल्क को ज़रूरत नहीं है शायद इतनी। मुल्क को ज़रूरत है तालीम ऐसी कि तालीम जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, अप्लाइड नॉलेज हो, और आप कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज करके। तो ये आप इस हवाले से ये सारे वाइस चांसलर्स को बुलाएं और इनको इस मामले में तलकीन करें कि किस तरीके से हम ये वेटनरी एनिमल साइंसेस जो हैं इनको पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी शोबे में, रूरल इकॉनमी में एक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ बना सकते हैं। बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। जैसे मैंने कहा कि देखिए ना, क्या वजह है कि पूरा मिडल ईस्ट बड़ा है, हमारे यहाँ से पोल्ट्री नहीं जा रही, वो पता नहीं कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से जाती है, लैटिन अमेरिका से जाती है, उधर से उड़ के आती है, हम नहीं पैदा कर सके। उनकी पूरा गल्फ था, हम उनको गोश्त नहीं दे सके यहाँ से। बलूचिस्तान में इतनी ज़मीन थी, लाइफ स्टॉक था, यहाँ से तो हमें पूरा फीड करना चाहिए था। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर अब तवज्जो करने की ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ रियली एट द ब्रिंक। और अब वी हैव नो मोर चांस टू फेल, वी जस्ट हैव टू टर्न द टाइड, टर्न अराउंड द कंट्री और मूव अपवर्ड्स। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये एक मिशन बनाना चाहिए हमें कि आज से 24 साल के बाद इस खित्ते में दो मुल्क अपने आज़ादी के 100 साल बनाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। और ये दोनों मुल्क तारीख़ का सामना कैसे करेंगे, ये वो सवाल है कि जो हर किसी को जवाब देना चाहिए। अभी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का केस स्टडी तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एट 75 ईयर्स व्हेन विल द नाजुक मोड एंड। ठीक है, तो वो हमारा सवाल तो है ना जायज़ कि भाई 75 साल हो गए, हर दफ़ा हम टेक ऑफ करते हैं और अपने हाथ से क्रैश कर देते हैं। अपने हाथों से हमने अपने आप को हमेशा क्रैश किया, किसी बाहर से आगे किसी ने नहीं किया। तो नाउ दिस मस्ट एंड, नाउ वी नीड ए लॉन्ग प्लंज फॉर 24 ईयर्स, ताकि हम तारीख़ के सामने सुरखरू हो सकें। एंड आई टेल यू कि ये बात हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की फ़ी का आमदनी पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी से ज़्यादा हो गई, तो हम तारीख़ को क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ये अब गलतियाँ जो हैं, जो लग्जशें हैं, उन्हें दूर करने का वक्त है। और द होल नेशन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड एंड फाइनली वी मस्ट रियलाइज दैट दिस कंट्री नाउ इज़ बीइंग रन ऑन बोरोड मनी। वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 7,000 अरब है। इस साल कर्ज़ों की अदायगी तकरीबन 8,000 अरब है। 1,000 अरब उधार लेना पड़ेगा कर्जे अदा करने के लिए। 700 अरब कॉस्ट ऑफ रनिंग द सिविल गवर्नमेंट है, वो अलग है। 800 अरब से ज़्यादा पेंशन है, वो अलग है। 1,800 अरब का दिफाई बजट है, वो अलग है। तकरीबन 900-950 अरब का डेवलपमेंट बजट है, वो अलग है। 1,000-1,200 अरब की ट्रांसफ़र्स हैं, वो अलग है। इसी तरह 1,001 अरब की, 900 अरब की तकरीबन सब्सिडीज़ हैं, वो अलग है। ऑल ऑफ दिस इज़ बोरोड। अब आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे ये पानी का गिलास भी पी रहे हैं ना, तो ये भी उधार के पैसे से पी रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो सस्टेनेबल नहीं है। हम सबको ये ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, हर पैसा जो हमारे हाथ से गुजर रहा है ये उधार का पैसा है और हम इसके कस्टोडियन हैं। एंड वी हैव टू इंश्योर वैल्यू फॉर मनी फॉर द नेशन। हम किस तरीके से इस वसाइल से, उधार के वसाइल हमारे पास हैं, इसमें वसाइल का ज़िया रोक सकते हैं, किस तरीके से वसाइल की चोरी रोक सकते हैं और किस तरीके से इन वसाइल को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, तब ये मुल्क आगे चलेगा। वगरना खुदा न खास्ता, यानी कि जो इस वक्त आसार हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो अल्लाह ताला ने हमें एंडाउमेंट्स दिए हैं वो इतनी ज़्यादा रिच है कि हम अगर अपनी आधी नीयत भी ठीक कर लें तो एकदम बात आगे चली जाएगी। तो बात है नीयत ठीक करने की। अगर हम
और मैं अक्सर ये इन्हें कहता था, मैं तो ये कि यकीन करें ये नेशनल स्पोर्ट्स सिटी वाला प्रोजेक्ट जो है, इसने मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज, हर हफ्ते मैं जाता था वहाँ पे और इनकी कारकर्दगी देख के मैं इनसे कहता था कि यार तुम्हारे अगर घर का प्रोजेक्ट तुमने शुरू किया हो और तुमने ठेकेदार को एडवांस पैसे दिए हो और जहाँ पे 50 या 100 मजदूर लगा होना चाहिए उसने 10 लगाए हो, तो तुम टॉलरेट करोगे? तो अगर अपने घर की आपकी तामीर हो रही है तो किस तरीके से ठेकेदार के सिर पे बैठ के आप काम ख़त्म कराते हैं कि जो काम 1.5 साल में मुकम्मल होना है वो 1.25 साल में पूरा हो जाए। और यहाँ पे मैं कहा पैसे पड़े हैं, बजट मौजूद है और आपको फिक्र ही नहीं है कि इस पैसे का क्या करना है, कैसे करना है। तो ये वो जिम्मेदारी है जो हमें पब्लिक सेक्टर में लेकर आनी है और इंशाल्लाह अगर आए हम सब अपना किरदार अदा करें तो कोई वजह नहीं है कि मुल्क दोबारा आगे फौरी तौर से तरक्की ना कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ कर लें। सर एक तो ये बता दें कि जो हॉकी फेडरेशन कहा जाता है हमारी कौमी खेल है, दो कैंप्स लगे हुए हैं जिस तरह आपको ब्रीफिंग भी दी गई, तो उससे तो जो प्लेयर्स हैं खासतौर पर सफर कर रहे हैं। एक कैंप इस्लामाबाद में और एक शैला रजा ने कराची में किया है, और इसको किस तरह आप देखेंगे क्योंकि ये करंट सिचुएशन है और अजलान शाह के टूर्नामेंट के लिए 4 मई को शुरू होना है। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है और इसमें भी इन्होंने मुझे बताया है और प्राइम मिनिस्टर ने इसका फ़ैसला करना है, इसका मेरिट के ऊपर करेंगे जो भी फ़ैसला होगा। और हमें खेलों को ग्रोहबंदी से और ग्रुपिंग से बचाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पल्ले पहले ही कुछ नहीं बचा खेलों में कि हम इसे मज़ीद ग्रोहबंदी के साथ मुतासर करें। सबको इकट्ठे होकर मिलकर काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो खोई हुई ग्लोरी है हम उसको वापस लेकर आ सकें। और एक सर इदारा है पाकिस्तान बोर्ड, और माशाल्लाह ये एक 1962 का एक कानून था जिसके तहत बना, इसका अपनी एक इनफरादी हैसियत है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन रिसेंटली बहुत देखा गया है कि मिनिस्ट्री के ऑफिशियल बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते हैं और ऑफिसर्स जो है खासकर और वर्कर्स जो हैं वो इतने दबे हुए हैं मिनिस्ट्री के नीचे कि वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। कब से शिकायत है वो? पिछले 4-5 महीने की बात है। मैं तो आपसे 2013-18 की बात कर रहा हूँ, मैं देख चुका हूँ मैं मतलब कि इतने जो आप कह रहे पहले भी हैं बीच में हुआ 2013-18 में जो इस इदारे की कारकर्दगी है जी जी उसका खमियाजा मैं भुगत चुका हूँ। बिल्कुल तो सही लिहाजा बिल्कुल सही ये बात। स्पोर्ट्स बोर्ड को इसकी मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए एक असर नौ, तंजीम नौ। जी जी, और क्योंकि पावरफुल बनाना अगर चाहिए। ये इदारा इस काबिल होता और इस सलाहियत का हामिल होता तो आज खेलों का ये हाल नहीं होता। आप फिर साहब ये देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तंग आकर मिनिस्ट्री ऑफ आईपी से चांद छुड़ा दी, बिकॉज जो बाबू जो सॉरी ब्यूरोक्रेसी जो बैठी है उनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी, उन्होंने सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास गया। समझते हैं आप इसको रिवाइव करें या इंडिपेंडेंट नहीं, वो देखें ना, हम इसीलिए मैंने कहा है कि तजवीज़ दी है कि एक नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल या कोई इस तरह का इदारा सोचते हैं कि जिसके नतीजे में हम यकजा करें वफाक और सूबों के जो स्पोर्ट्स के तमाम इदारे हैं। और चूँकि देखें इसको आप मुकम्मल डिवॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं और इंटरनेशनल गेम्स हैं उसमें मुल्क ने पार्टिसिपेट करना है और मुल्क ने शिरकत करनी है। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि सबको इंटीग्रेट किया जाए और इसको खुद मुख्तारी इस सेंस में दी जाए कि एक बिल्कुल प्रोफेशनल इदारे के तौर पे काम करे। और उसके लिए हम इसकी ह्यूमन रिसोर्स का जायज़ा लेंगे और यकीनन हमें खुशी होगी कि स्पोर्ट्स बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा बने, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एक बड़ी प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स हो। और मैं अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाकिस्तान के जो हमारे सीनियर तरीन माया नाज खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत नाम कमाया, उनका भी एक मुशावरती इजलास बुलाऊँगा ताकि उनसे भी हम मुशावरत के नतीजे में स्पोर्ट्स के अहया के लिए अपने प्लान्स को फाइनलाइज करें। और जैसे मैंने कहा कि मैंने ये कहा है कि 2025 रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स ईयर के तौर पे हम मनाएंगे। और इसमें एक रिक्वेस्ट है सर कि ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिनके 3-3, 4-4 डिकेड हो गए, जी बिल्कुल, उनको भी बुलाएंगे। वो जानते हैं जी अनाउंस जानते हैं, वो जी आपको बिल्कुल, अच्छी सलाह मशवरा देंगे जी बिल्कुल सही है और आप अच्छा बेस्ट फिर बना सकते जी हैं। इंशाल्लाह। साहब आपने देखा आपने
18वीं तरमीम का जिक्र किया, मास वाए स्पोर्ट्स के जो डिवॉल्व हुई थी, बाकी तमाम मिनिस्ट्रियाँ दूसरे नामों से मौजूद हैं। हेल्थ की आपके सामने मौजूद है, एनवायरनमेंट की आपके सामने मौजूद है, इसी तरह बाकी भी जो है। तो क्या आप इस तरफ जाएंगे? एक तरफ यूथ मिनिस्ट्री अलग चल रही है और एक तरफ आईपीसी अलग चल रही है। अगर आप बेहतर के समझें तो इसको कम से कम वजारत तालीम के अंदर ही कर दें। आईपीसी का कोई दुनिया में कोई मकसद नहीं समझ आता, आप क्या कहते हैं? देखिए, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, ये आइन के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस में तो बड़ी पुरानी मिनिस्ट्री डिफाइंड है ना। इसका रोल ही है कि ये सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान हम आंगी करें। 18वीं तरमीम के बाद इसका रोल और अहम हो गया है कि हमें सूबों को साथ लेके चलना है और उनकी मुशावरत से फ़ैसले करने हैं। और इसीलिए मैंने ये जो उस वक्त जो 18वीं तरमीम हुई और उन्होंने अपनी विजडम में कुछ इदारों को आईपीसी मिनिस्ट्री के हवाले किया, और जिसके नतीजे में वो इदारे अभी शायद बाकायदा तौर पे अपना किरदार अदा नहीं कर सके। तो मैंने यही कहा अपने इब्तदाई कलमों में कि ख़ास तौर पे दो शोबे, एक स्पोर्ट्स और एक टूरिज़म, इनको हमें अपग्रेड करना होगा, चूँकि ये नेशनल लेवल के फंक्शंस हैं जो सूबों के साथ मिलकर हमने करने हैं। और अगर कौमी सतह पर इनका मौसर कोई इदारा नहीं होगा या बंदोबस्त नहीं होगा तो हमारी कौमी सलाहियत और कौमी कारकर्दगी मुतासर होगी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इन दोनों शोबों के हवाले से, और इसी तरह नेशनल यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम जो 2019 से डॉर्मेंट पड़ा है, इसको भी दोबारा अहया करेंगे। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की जो नौजवान आबादी है उसके हवाले से ये वजारत के दोनों इदारे अहम तरीन इदारे हैं, खेलों के और इंटर्नशिप के, क्योंकि ये यूथ को बामकसद सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर सकते हैं। और ये ज़रूरत है कि हम नौजवानों में जो मनफी रुझानात हैं, चाहे मंशियात के हैं, चाहे जराइम के हैं, चाहे कोई भी हैं, उनसे हटाने के लिए खेलों को मुल्क में फ़रोग़ दें। और इसी तरह उनके लिए हम रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए हम उन्हें इंटर्नशिप प्रोग्राम के ज़रिए मार्केटेबल स्किल्स दें। ऐसा इकबाल साहब ये बताइए, सऊदी अरब का भी दौरा ख़त्म हुआ है, इसमें हम क्या जो अभी बातचीत हो रही है लाइव स्टॉक के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, क्या इस साइड पे कोई इन्वेस्टमेंट पर बातचीत हुई है आपके दौरे में? दूसरी बात कि जो हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप कह रहे हैं कि अब वो पीपीपी मोड के अंदर आएंगे, तो क्या सऊदी इन्वेस्टर्स को हम देखेंगे आइंदा किसी प्रोजेक्ट के अंदर कि वो इन्वेस्ट? मैं तो सऊदी अरेबिया ज़ाती और निजी दौरे पे गया था उम्रे के लिए, तो वहाँ अल्लाह ताला से बात करने गए थे, हुकूमत से नहीं, गुनाहों की बख्शिश करवाने। लेकिन कल सऊदी अरब का जो आज शाम एक आला सतह का वफ़द आ रहा है, ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरेबिया के 3 वज़रा का जो वफ़द है उसका पाकिस्तान में आना, और पाकिस्तान को ये इंडिकेट करना कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है, ये हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत बड़ा एतमाद है। और आप देख रहे हैं कि वही पाकिस्तान जो दुनिया में तन्हा हो गया था, जिसको दोस्त ममालिक एक एक करके छोड़ गए थे, अब सारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान की तरफ वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को भी आहिस्ता आहिस्ता संभाला आ रहा है, जिसकी एक अगरचे निशानी स्टॉक मार्केट भी है। लेकिन इससे हटकर भी जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो अब पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा पुरुमीद हैं, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है। तो मुझे यकीन है कि अगर हमने इस सिमत में अपना सफ़र जारी रखा तो अगले 2 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान अपनी खोई हुई जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको हासिल कर लेगा। और ये जो सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन है, इसके नतीजे में इंशाल्लाह कौम को अच्छे मुस्बत ठोस मंसूबों की खुशखबरी मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी।